हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रॉड। दी प्रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अप्रैल मंथ का पार्ट 1। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। जो अप्रैल का मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस मंथ में ही हम एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है वैसाखी। और वैसाखी फेस्टिवल हमारे किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसाखी के फेस्टिवल पर जो हमारे किसान हैं वो अपनी जो वीट की फसल है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग कर कर वो अपनी फसल को मार्केट में लेकर जाते हैं बेचने के लिए। और इसीलिए जो वैसाखी का त्यौहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। क्लियर? एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट अगर आप चाहते हैं कि अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं करंट अफेयर्स की दी प्रॉड के चैनल पर, अगर आप किसी की भी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? सो अब से जो भी वीडियो आएगी या फिर जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं उन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। सो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ऐसी कौन सी एक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी जो है पश्चिम बंगाल में? ठीक है, ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है और न्यू जलपाईगुड़ी ये एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैताली एक्सप्रेस। मैताली एक्सप्रेस एक पैसेंजर ट्रेन है जो कनेक्ट करेगी इंडिया को बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका को ये न्यू जलपाईगुड़ी के साथ कनेक्ट करेगी। और क्या ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन है? जी नहीं, ये है थर्ड पैसेंजर ट्रेन। क्लियर? ये थर्ड पैसेंजर ट्रेन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपको पहली और दूसरी भी पता होनी चाहिए। पहली कौन सी है? पहली है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस। क्लियर? ये जो मैत्री एक्सप्रेस है ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन जो कनेक्ट करती है बांग्लादेश के ढाका को इंडिया के कलकत्ता के साथ। क्लियर? ये पहली पैसेंजर ट्रेन है। और सेकंड पैसेंजर ट्रेन कौन सी है? सेकंड पैसेंजर ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस। और बंधन एक्सप्रेस ये कनेक्ट करती है कलकत्ता को खुलना के साथ। जो ये खुलना है बांग्लादेश में और कलकत्ता है इंडिया में। ये इन दोनों को कनेक्ट करती है कौन सी? बंधन एक्सप्रेस। और ये है सेकंड पैसेंजर ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और थर्ड पैसेंजर ट्रेन अभी भी शुरू हुई है जिसका नाम है मैताली एक्सप्रेस। और ये शुरू कब की गई है? ये शुरू की गई है 26 मार्च 2021 को, क्योंकि जो बांग्लादेश है इसने अपना 50th इंडिपेंडेंस डे मनाया। और इस महोत्सव पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर आए बांग्लादेश में जाकर शेख हसीना से, जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। क्लियर? इंडिया एंड यूएसए के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये कहाँ हुई? ये हुई बकलो में, जो है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलो, वहां पर हुई इंडिया और यूएसए के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो वज्र प्रहार हुई है मार्च 2021 में, इसका ये कौन सा अध्याय था, कौन सा एडिशन था? जो इस बार वज्र प्रहार हुई है ये था इसका 11th एडिशन, 11वां अध्याय। क्लियर? और आपको लोकेशन भी याद रखनी है, लोकेशन भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ये है बकलो, हिमाचल प्रदेश। बकलो, हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का 11th एडिशन हुआ है। क्लियर? और क्या वज्र प्रहार एकमात्र सिंगल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? जी नहीं, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टोटल 4 मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक तो है वज्र प्रहार, दूसरी है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास। एक है कॉप इंडिया, कॉप इंडिया। और लास्ट है टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ। क्लियर? टाइगर ट्रायम्फ, कॉप इंडिया, युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार, ये 4 मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और अभी अभी बकलो, हिमाचल प्रदेश में हुआ 11th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार। क्लियर? और एक बात और नोट कर लो कि जो युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास भी अभी अभी ये एक्सरसाइज हुई है और इसका 16वां एडिशन हुआ था, 16वां अध्याय हुआ था युद्ध अभ्यास का। ये कहाँ पर हुई? ये हुई राजस्थान में।
राजस्थान में हुई युद्ध अभ्यास, इसका ये 16वां अध्याय था। और राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर में ये युद्ध अभ्यास का हुआ 16th एडिशन। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जहाज का नाम क्या है जो अभी अभी स्विस कैनाल में फंस गया था? आपको पता है अभी भी रिसेंटली स्विस कैनाल में एक जहाज फंस गया था और वो जहाज चलाने वाले इंडियंस थे, लेकिन वो जहाज इंडिया का नहीं था, वो जापान की एक कंपनी है उसका जहाज था। क्लियर, जापान का वो जहाज था लेकिन चला इंडियंस रहे थे। स्विस कैनाल में वो फंस गया था और उस जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम था एवर गिवन। एवर गिवन। और जो स्विस कैनाल के आसपास के क्वेश्चंस हैं जो पेपर के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको सारे इसी में बता देता हूँ कि जो स्विस कैनाल है, पहले तो स्विस कैनाल है कहाँ? ये है इजिप्ट में। क्लियर, इजिप्ट में है स्विस कैनाल। और ये किन किन को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है स्विस कैनाल। और इसमें से हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है उसका कम से कम 10 से 12% का ट्रेड गुजरता है। क्लियर, वर्ल्ड का 10 से 12% जो ट्रेड है वो होता है स्विस कैनाल से। क्लियर, और स्विस कैनाल कहाँ है? ये है इजिप्ट में और ये कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। क्लियर, और ये जो जहाज है एवर गिवन, ये चलाया जा रहा था इंडियंस के द्वारा। इंडियंस ये जहाज चला रहे थे, लेकिन ये जो जहाज है ये है जापान का। क्लियर, जो स्विस कैनाल है ये 197 किलोमीटर लंबा है। 197 किलोमीटर। क्लियर, और ये कुछ 1800 मेरे हिसाब से ये 1867 के आसपास बना था। क्लियर, कोई फ्रेंच की कंपनी थी, उसने ये स्विस कैनाल बनाया था। क्या ये जो स्विस कैनाल है इसकी सर्विसेज फ्री हैं? अगर आप स्विस कैनाल यूज़ करना चाहते हो, क्या ये फ्री है? जी नहीं। जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है, इजिप्ट की गवर्नमेंट एक रेंट लेती है किस चीज़ का? अगर कोई भी कंट्री स्विस कैनाल यूज़ करती है, और एक साल में लगभग 36,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है इजिप्ट को। कहाँ से? स्विस कैनाल से। क्लियर, 36 से लेकर 40,000 करोड़ तक की कमाई जो है इजिप्ट करता है स्विस कैनाल के रेंट से। सो एक हिसाब से ये जो स्विस कैनाल है ये इजिप्ट के लिए एक वरदान की तरह ही है। क्लियर, और ये हमारे इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज करो हमें, जैसे मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये देखो, अगर हमें यहाँ मुंबई से यहाँ लंदन तक कोई सामान भेजना है, तो अगर हम स्विस कैनाल यूज़ करते हैं तो ये देखो ये हमारा रूट है। सो ये काफ़ी एक ईजी और शॉर्ट रूट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ से पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर ऊपर से जाएँ तो। क्लियर, सो आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी, और ये ब्लैक स्पॉट जो है ये है स्विस कैनाल। क्लियर, ये जो है ये है हमारा इजिप्ट, और इजिप्ट ओन करता है स्विस कैनाल को। क्लियर, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रपोज किया है कितने % का कंसेशन, कितने % का कंसेशन, टैक्स कंसेशन मिलेगा अगर हम एक नया व्हीकल परचेज करते हैं ऑन दी सबमिशन ऑफ स्क्रैपेज सर्टिफिकेट। एक स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, उसमें क्या है, अगर आप अपना पुराना व्हीकल स्क्रैप में दे देते हैं तो आपको एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा। क्लियर, और वो जो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है आप यूज़ कर सकते हैं वाइल परचेजिंग अ न्यू व्हीकल। इसमें दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक है प्राइवेट व्हीकल की, एक है कमर्शियल व्हीकल की। क्लियर, दोनों में अलग अलग है। जो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं एक प्राइवेट व्हीकल, सो वो वैलिड रहेगा 8 ईयर्स के लिए, और उसमें आपको कंसेशन मिलेगी 25% की। क्लियर, उसमें आपको कंसेशन मिलेगी 25% की। सो अगर आपके पास एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है तो आप अपने न्यू परचेज्ड व्हीकल पर 25% की टैक्स कंसेशन अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहता हूँ, जैसे कि कोई ट्रक हो गया, कोई टैक्सी होगी, तो जो उस केस में, जो कमर्शियल व्हीकल के केस में जो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो हो जाएगी 15 ईयर्स की। ओके, और जो टैक्स कंसेशन मिलेगा वो मिलेगा 15% का। सो कंफ्यूज नहीं होना, प्राइवेट व्हीकल में और कमर्शियल व्हीकल में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कमर्शियल में टाइम पीरियड ज़्यादा है, प्राइवेट में कम है, 8 ईयर्स ही है, यहाँ पर 15 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर 15% है और यहाँ पर है 25%। क्लियर, सो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी एक व्यापार है, उसका टर्नओवर
कितने अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए कि वो 6 अंकों का HSN कोड यूज़ करेगा अपने इन्वॉइसेस पर। सो अगर किसी व्यापार का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, सालाना जो उसका बिजनेस है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको 6 अंकों का HSN जो कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होता है, अगर यही सेम चीज़ देखो, अगर कोई बिज़नेस की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है तो उसको कितना यूज़ करना पड़ेगा, उसको 6 का नहीं, उसको फिर 4 डिजिट्स का, 4 अंकों का HSN जो कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कोई भी एक वेराइटी है किसी चीज़ की, उसकी फर्दर आगे वेराइटीज़ आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप राइस ले लो, अगर राइस है और इसकी राइस की 3 वैरायटी है A, B एंड C। अगर आपका जो बिज़नेस है उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, सो आप सिर्फ राइस के लिए जो कोड यूज़ करोगे तो वो सपोज करो 4 अंकों का यूज़ करोगे, क्लियर, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का जो HSN नंबर है वो यूज़ करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, जैसे अगर आप जो एक कैटेगरी है राइस की वो किसी को बेच रहे हो तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4 तो राइस का हो गया, 5, 6 हो गया A कैटेगरी का, सो 1, 2, 3, 4, 2, 5 हो गया B कैटेगरी का। ऐसे अलग अलग करके आपको कैटेगरीज वाइज जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो बेचने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी, क्लियर। इसके बाद एक बुक है जिसका नाम है वाइल्ड एंड विलफुल। वाइल्ड एंड विलफुल, इसकी लेखक कौन है? सो इसकी लेखक हैं नेहा सिन्हा। नेहा सिन्हा ने ये बुक लिखी है वाइल्ड एंड विलफुल, और इसमें जो इंसानों के द्वारा जो जानवरों के विरुद्ध जो अत्याचार होता है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे भाई जानवरों को मारा जाता है, जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो डिमांड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, सो वो सारा दुख, सारा जो क्रुएल्टी है ह्यूमंस की टुवर्ड्स एनिमल्स वो दर्शाई गई है इस बुक में जिसका नाम है वाइल्ड एंड विलफुल, और ये लिखी गई है नेहा सिन्हा द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विराट कोहली ऐसे कितने नंबर के कैप्टन बने हैं, कौन से कैप्टन बने हैं जिन्होंने लीड किया है इंडिया को इन 200 इंटरनेशनल मैचेस। 200 इंटरनेशनल मैचेस में विराट कोहली ने इंडिया को लीड किया है और ये बने हैं 3rd नंबर के ऐसे कैप्टन, क्लियर। 3rd नंबर के ऐसे कैप्टन बने हैं जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया को लीड किया है। सो आपको फर्स्ट 2 भी पता होने चाहिए। सो पहले थे मोहम्मद अजरुद्दीन और दूसरे थे महेंद्र सिंह धोनी। सो मोहम्मद अजरुद्दीन फर्स्ट थे, सेकंड थे महेंद्र सिंह धोनी, और थर्ड हैं विराट कोहली जिन्होंने इंडिया को मोर देन 200 इंटरनेशनल मैचेस में लीड किया है, क्लियर। और हाल ही में क्या किसी जो विराट कोहली हैं इन्होंने किसी का रिकॉर्ड तोड़ा है? बिल्कुल, जो विराट कोहली हैं इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा है, 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं। किसके? सचिन तेंदुलकर के। एक तो इन्होंने 22,000 इंटरनेशनल रन्स का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये फास्टेस्ट बन चुके हैं 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने के लिए, ठीक है। इन्होंने 462 मैचेस में 22,000 इंटरनेशनल रन बनाए, जबकि जो सचिन तेंदुलकर है उनका रिकॉर्ड था भाई, उन्होंने बनाए थे 493 मैचेस में। सो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़कर, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम करवा लिया, क्लियर। और एक रिकॉर्ड हो रहा है जिसका नाम है वो है 1 डे रन्स का, ठीक है। इन्होंने फास्टेस्ट 12,000 रन्स बनाए हैं 1 डे रन, क्लियर। सिर्फ 242 मैचों में इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया, जहां की जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने 58 मैचेस ज़्यादा लिए थे। सो ये 2 रिकॉर्ड हैं जो पहले सचिन तेंदुलकर के थे, लेकिन दोनों रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के तोड़कर विराट कोहली ने इनको अपने नाम करवा लिया, क्लियर। पर्यटन को, अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य है जिसने देखो अपना प्रदेश कैंपेन शुरू किया है? देखो अपना प्रदेश ये एक कैंपेन है, ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश द्वारा, ओके। अरुणाचल प्रदेश ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, पर्यटन को बूस्ट करने के लिए ये एक देखो अपना प्रदेश कैंपेन शुरू किया है। और देखो अपना प्रदेश को देखो अपना देश के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो देखो अपना देश है वो एक वेबिनार सीरीज है, और देखो अपना प्रदेश ये एक कैंपेन है जो पर्यटन को बढ़ावा देगा अरुणाचल प्रदेश के, क्लियर। जो ओडिशा है
ये अपना स्थापना दिवस मनाता है कब? 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल 2021 को ओडिशा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सो ओडिशा ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया कब? 1 अप्रैल को। क्लियर? और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बिहार है, बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस डे टू डे मनाया था कब? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार ने 109वां स्थापना दिवस मनाया था। क्लियर? और कुछ अलग अलग राज्य हैं जिनका अलग अलग हमारा स्थापना दिवस होता है, हमने वो भी किए थे। जैसे कि 1 नवंबर को भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, जैसे कि कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब। क्लियर? ये 7 राज्य ऐसे हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को कौन मनाता है? 9 नवंबर को मनाता है उत्तराखंड। क्लियर? और 15 नवंबर को भी एक राज्य है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर को। उसका नाम क्या है? उसका नाम है झारखंड। क्लियर? झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर को। बिहार अपना मनाता है 22 मार्च को। 9 नवंबर को उत्तराखंड और 1 नवंबर को भारत के 7 राज्य। कौन सी ऐसी लेबोरेटरी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिन्होंने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? एक बहुत हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली DRDO की कौन सी लेबोरेटरी है? सो ये कानपुर की एक लैब है। क्लियर? आपको पूरा नाम नहीं याद रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए भी कौन से शहर की ये लैब थी। सो कानपुर की एक लैब है जो DRDO की है, उन्होंने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जो मात्र 9 किलो की है। ये सिर्फ 9 kg की है। क्लियर? जो DRDO है इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था DRDO और जी सतीश रेड्डी ये हैं चेयरमैन DRDO के। क्लियर? विश्व की पहली एनिमल वैक्सीन बनाने वाला ऐसा कौन सा देश है जिसने जानवरों के लिए एक वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की? ओके, और ये विश्व में पहली बार बनाई गई है और ये बनाई गई है रशिया के द्वारा। रशिया ने विश्व की पहली एनिमल वैक्सीन बनाई है अगेंस्ट कोरोना वायरस। क्लियर? और इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। ये जो कार्निवैक कोव है ये वैक्सीन है जो एनिमल्स के लिए बनाई गई है कोरोना वायरस के खिलाफ। क्लियर? और जो रशिया ने एक ऐसी वैक्सीन भी बनाई है जो कोरोना वायरस के लिए है और इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है इंडिया में यूज़ करने के लिए। ठीक है? अगर इंडिया में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम एक रशिया की वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के खिलाफ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पुतनिक 5। ये एक वैक्सीन है रशिया की जो हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया में फॉर इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री के अनुसार जो FDI है, FDI हमारे इंडिया में अप्रैल और जनवरी 2021 से कितना बढ़ गया? पिछले साल से इस बार तक हमारा जो FDI है वो बढ़ चुका है 28% से। 28% से हमारा जो FDI है वो बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा FDI कौन सा देश हमारे देश में भेजता है? वो है सिंगापुर। क्लियर? सिंगापुर सबसे ज़्यादा FDI भेजता है कहाँ? इंडिया में। और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI आती है? सो अगर आपसे ये पूछें भी किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा FDI आती है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो FDI है वो आती है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और AIIB इन्होंने अप्रूव किया है अभी $300 मिलियन का एक लोन। किस चीज़ के लिए? कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए। एक पीने का पानी का एक कैनाल लगाने के लिए जो $300 मिलियन का प्रोजेक्ट है ये, और इसके लिए लोन देगा विश्व बैंक और AIIB। और ये कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में लगाया जाएगा? ये लगेगा पंजाब में। क्लियर? पंजाब में ये एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लगेगा जिसके लिए लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक और AIIB के द्वारा। इसमें वर्ल्ड बैंक और AIIB दोनों
105 मिलियन डॉलर्स देंगे और बचे हुए 90 मिलियन डॉलर्स ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी पंजाब की सरकार के द्वारा। ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इनके अंडर जो ट्राइफेड आता है, ट्राइफेड ने अभी अभी शुरू किया है संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। ये ड्राइव कब तक चलेगी, इसका ड्यूरेशन क्या है? ये चलेगी 100 दिनों तक और इनका एम है भी, इन्होंने 100 दिनों में कवर करने हैं 1500 विलेजेस। इंडिया के 1500 छोटे विलेजेस हैं जो कवर किए जाएंगे इस ड्राइव के अंदर 100 दिनों में। क्लियर। और हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। क्लियर। ऐसा कौन सा राज्य है, किस राज्य की गवर्नमेंट ने ये एक यूनिक गिफ्ट स्कीम शुरू की है जो प्रमोट करेगी कोविड की वैक्सीनेशन पूरे राज्य में? ठीक है, पूरे राज्य में कोविड वैक्सीनेशन मतलब जो टीकाकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए एक यूनिक गिफ्ट स्कीम शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। क्लियर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये शुरू किया है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। जो उत्तर प्रदेश है इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल है यहाँ पर गवर्नर। क्लियर। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने अभी अभी एक योजना भी शुरू की थी जिसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही थी और उस योजना का नाम क्या था? उस योजना का नाम था अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री कोचिंग दी जा रही थी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Who has been appointed as the mission director of अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन के जो मिशन डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? इनका नाम है चिंतन वैश्यव बने हैं अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर। और अटल इनोवेशन मिशन ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने बिल्कुल फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज़ शुरू कर दी हैं फॉर वुमेन्स इन गवर्नमेंट बसेस? मतलब सरकारी बसों में जो महिलाएं हैं उनके लिए ट्रैवल बिल्कुल फ्री होगा और ये शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। क्लियर। पंजाब की सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसेस में बिल्कुल ट्रैवल फ्री कर दिया है। और ऐसी ही एक स्कीम शुरू की थी असम की गवर्नमेंट ने भी। जो असम है, असम की गवर्नमेंट ने भी ऐसी ही एक स्कीम शुरू की थी जिसमें क्या था कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट बसेस में जो ट्रैवल है वो बिल्कुल फ्री था। और उस स्कीम का क्या नाम था? उस स्कीम का नाम था ब्राह्मण सारथी। क्लियर। ब्राह्मण सारथी जो स्कीम है उसके तहत जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो असम में गवर्नमेंट बसेस में बिल्कुल फ्री ट्रैवल कर सकते थे। क्लियर। इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चर की है आकाश मिसाइल? जो आकाश मिसाइल है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब कि ये जो लॉन्च की जाएगी ये सरफेस से लॉन्च की जाएगी और इसका जो टारगेट होगा वो होगा एयर में। और ये डिज़ाइन किसके द्वारा की गई है? ये डिज़ाइन की गई है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा जो आकाश मिसाइल है ये डिज़ाइन की गई है और ये मैन्युफैक्चर की गई है भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा ये जो आकाश मिसाइल है ये मैन्युफैक्चर की गई है। इसके बाद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, इन्होंने हमारी इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसका प्रेडिक्शन कितना किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन है वो IMF ने दिया है 12.5%। इनका कहना है कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो 12.5% से होगी, जहाँ की जो वर्ल्ड बैंक ने भी एक आंकड़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया ग्रो करेगा 10.1% से, जहां की RBI ने भी अपना एक प्रेडिक्शन दिया है। क्लियर। देखो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना प्रेडिक्शन देती हैं, सो हमें उनके जो फिगर्स हैं वो याद करनी पड़ेगी। क्लियर।
IMF ने दिया है 12.5%, वर्ल्ड बैंक ने दिया है 10.1% और जहां की RBI कह रहा है कि इंडिया जो ग्रो करेगा 10.5% से। क्लियर? कौन सा ऐसा बैंक है जो $32 मिलियन का एक लोन देगा मिजोरम को 32 मिलियन डॉलर का लोन देगा, और किस चीज़ के लिए? जो हेल्थ का सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए। ठीक है, जो हेल्थ सेक्टर है उसको बूस्ट देने के लिए $32 मिलियन का लोन देगा वर्ल्ड बैंक। किसको देगा? मिजोरम को। क्लियर? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लोन दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में, और डेविड मेल्पस हैं इसके प्रेसिडेंट। डेविड मेल्पस। ऐसे कौन से डेप्यूटी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, RBI के ऐसे कौन से डेप्यूटी गवर्नर हैं जिन्होंने अभी अभी अपना स्टेप डाउन कर दिया एज अ डेप्यूटी गवर्नर? कब? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को कौन से डेप्यूटी गवर्नर ने स्टेप डाउन कर दिया अपनी जो सीट है उससे? सो इनका नाम है BP कानूनगो। BP कानूनगो अब एक ये डेप्यूटी गवर्नर के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आपको पता होगा कि RBI में एक गवर्नर होता है और डेप्यूटी गवर्नर्स कितने होते हैं? 4। सो ये तीनों अभी डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, ये चारों ही थे, और BP कानूनगो ने अभी स्टेप डाउन कर दिया। क्लियर? और एक जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। एक पोर्टल है जिसका नाम है सारथी पोर्टल। क्लियर? और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है, और ये किस चीज़ के लिए? ये है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में अपने कोई अपडेट चाहते हैं, कोई गलती है उसको सही करवाना चाहते हैं, तो सारथी पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। DRDO ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जो हमारी नेवी की शिप्स को बचाएगी मिसाइल के अटैक से? अगर कोई भी हमारी नेवी की शिप पर अटैक होगा बाय मिसाइल, सो वो एक इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है DRDO ने जो हमें हमारी जो नेवल शिप्स हैं उन्हें बचाएगी, और उसका नाम है एडवांस्ड शेफ टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड शेफ टेक्नोलॉजी। और DRDO ने एक बाइक एम्बुलेंस भी बनाई थी, बाइक एम्बुलेंस, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था रक्षिता। रक्षिता। क्लियर? रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस है जो बनाई गई है DRDO के द्वारा, और इन्होंने हाल ही में एक इंडिया में बनाई हुई मशीन पिस्टल भी बनाई थी। ठीक है, पिस्टल भी बनाई थी, और उसका नाम था आसमी। आसमी। ऐसा कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT है, जिन्होंने एक टच सेंसिटिव वॉच बनाई है? मतलब कि जो टच वाली एक घड़ी बनाई है, किन्नों के लिए ये बनाई गई है? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए, मतलब कि जो दिव्यांग होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये एक घड़ी बनाई गई है जो टच से चलेगी। क्लियर? और इसका ये किस IIT ने बनाई है? ये बनाई गई है IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर के द्वारा ये घड़ी बनाई गई है। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज, उनका नाम है नितिन गडकरी। इन्होंने अभी अभी एक बताया है कि हमारे जो हाईवेज़ हैं वो किस स्पीड पर कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्ट किए गए इन फाइनेंशियल ईयर 2021। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे हाईवेज़ हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए 37 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से। क्लियर? 37 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से हमारे जो हाईवेज़ हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र में नागपुर। क्लियर? भारत का ऐसा पहला कौन सा रेलवे जोन है जो फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन चुका है? पहला इंडिया का फुली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन बन चुका है, और उसका नाम है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जबलपुर में। क्लियर? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनजिंदर सिंह, इन्होंने ये बन चुके हैं चीफ किस चीज़ के बन चुके हैं? ये वेस्टर्न कमांड के। वेस्टर्न कमांड के चीफ बन चुके हैं मनजिंदर सिंह। और जो वेस्टर्न कमांड है इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला। पंचकुला में
एक चंडी मंदिर है, वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे। क्लियर। इसके बाद जो बैकल नदी है, बैकल नदी में एक टेलीस्कोप लगाने वाला कौन सा देश है? बैकल नदी ये रशिया की सबसे गहरी नदी है। सो रशिया ने इसमें एक टेलीस्कोप लगाया है जिसका नाम है बैकल GVD टेलीस्कोप, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, और ये लगाया गया है रशिया के द्वारा अपनी सबसे गहरी नदी बैकल में। क्लियर। भारत की ऐसी कौन सी दूसरी महिला बनी है? दूसरी महिला ऐसी कौन सी है जिन्होंने पार्क स्ट्रेट तैरकर पूरा पार किया? पूरा तैरकर पार्क स्ट्रेट को तैरकर ख़त्म करने वाली ऐसी दूसरी महिला बनी है श्यामला गोली। श्यामला गोली, और ये बिलोंग करती हैं तेलंगाना से। तेलंगाना से श्यामला गोली बिलोंग करती हैं। ये सेकंड दूसरी ऐसी महिला है जो जिसने पार्क स्ट्रेट तैरकर पार किया, और इनकी उम्र है 47 साल, 47 ईयर्स। क्लियर। और जो पार्क स्ट्रेट है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई ये पार्क स्ट्रेट क्या है? जो इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो रास्ता है वो पानी वाला, वो सारा है पार्क स्ट्रेट। क्लियर। जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पानी वाला रास्ता है वो है पार्क स्ट्रेट। और पहली महिला ऐसी कौन थी जिन्होंने ये पार्क स्ट्रेट तैरकर पार किया था? उनका नाम था बुल्ला चौधरी। बुल्ला चौधरी एक ये फर्स्ट पहली महिला हैं जिन्होंने ये पार्क स्ट्रेट तैरकर पार किया था। इसके बाद 2023 के महिलाओं के फीफा के वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? ये दो कंट्रीज़ में होंगे, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो 2023 के महिलाओं के फीफा वर्ल्ड कप हैं वो किए जाएंगे। एक किताब है जिसका नाम है मनोहर पारेकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर पारेकर आपको पता होगा, ये हमारे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और ये गोवा के गवर्नर भी थे। ठीक है ना। जो मनोहर पारेकर हैं ये हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, और इन पर एक बुक है जिसका नाम है मनोहर पारेकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, और ये बुक लिखी गई है नितिन गोखले के द्वारा। नितिन गोखले। कौन सा ऐसा मंत्रालय है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सो NEP इसमें क्या है? NP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये जो पोर्टल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अन्यन मिथुन ये इन्होंने अभी सोने का पदक जीता है। ये इन्होंने गोल्ड जीता है 70 किलोग्राम कैटेगरी में। कहाँ पर? साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप पर। ठीक है। साउथ एशिया वुशु चैंपियनशिप में इन्होंने सोने का पदक जीता है 70 किलोग्राम कैटेगरी में। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं केरला से। क्लियर। केरला से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके ऊपर एक नया बैक्टीरिया पाया गया है, और उस बैक्टीरिया का नाम किस महान साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है? सो टोटल वैसे देखा जाए तो 4 अलग अलग बैक्टीरियाज पाए गए हैं, और उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम सैयद अजमल खान के नाम पर रखा गया है। सैयद अजमल खान। क्लियर। ये जो सैयद अजमल खान है ये बायोडाइवर्सिटी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? दादा साहिब फाल्के अवार्ड 51st ये मिला है रजनीकांत को। ये वैसे साउथ के फिल्में ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर एक्टर हैं। क्लियर। और अगर मैं आपको पूछूं दैट जो 50th है, 50th दादा साहिब फाल्के अवार्ड ये किसको मिला था? ये मिला था लेजेंडरी अमिताभ बच्चन को। ठीक है। अमिताभ बच्चन को 50th दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था। सुरकॉफ और टुनेर ये जो दो जहाज थे जो आए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पर। ठीक है। ये कौन से देश के नेवल जहाज थे? सो ये दोनों जहाज थे फ्रांस के, और ये आए क्यों थे? ये कोचीन ट्रस्ट पर क्यों आए थे? ये कोचीन पोर्ट पर इसलिए आए थे क्योंकि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ला पेरोज, उसमें ये भाग लेने आए थे। ला पेरोज।
क्लियर, ला पेरोज। और ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ला पेरोज ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। यहाँ पर ये फिर फ्रांस के 2 जहाज आए थे। क्लियर। जीका, जीका जो जापान की इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो और देशों को लोन देती है, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, इन्होंने अभी अभी एक 3717 करोड़ का एक इंडिया को लोन दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कौन सी मेट्रो लाइन के लिए, ये कौन सी मेट्रो के सेकंड फेज़ के लिए ये लोन मिला है जीका के द्वारा। सो ये मिला है बेंगलोर मेट्रो के लिए, ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो के लिए ये लोन प्रोवाइड किया गया है। किसके द्वारा? जीका के द्वारा। कौन सा राज्य है जिसने मिशन बिगिन अगेन शुरू किया है? मिशन बिगिन अगेन, ये जो कोरोना वायरस है उसकी जो सेकंड वेव है उससे लड़ने के लिए जो महाराष्ट्र की सरकार है, इन्होंने लॉकडाउन लगाया है और इन्होंने इस मिशन को नाम दिया है मिशन बिगिन अगेन। भी हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के लिए, मिशन बिगिन अगेन। और इनकी तस्वीर आप पहचान गए होंगे, ये है उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे महाराष्ट्र के। और आप मुझे बता सकते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी ये है गवर्नर महाराष्ट्र के। हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुल्लाटा, ये 2 अभी अभी स्पीशीज़ हैं किसी चीज़ की जो भी डिस्कवर की गई हैं। ये दोनों किस चीज़ की स्पीशीज़ हैं? सो हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुल्लाटा ये है एक प्रकार की सीवीड। सीवीड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सीवीड को हम हिंदी में कहते हैं शैवाल। शैवाल, ये एक शैवाल की वैरायटी है, ठीक है। और ये जो है ये डिस्कवर किसके द्वारा की गई है? ये डिस्कवर की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो बठिंडा में है उसके कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ये इसकी जो डिस्कवरी है वो की गई है, ठीक है। एक वुमेन स्टार्टअप है, एक वुमेन लेड एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ वुमेन्स चला रही हैं। उन्होंने एक नया वायरलेस प्रोडक्ट निकाला है जो गरीबों में, जो विलेजेस में बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड देगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गीगा मैश। ये जिस संगठन ने निकाला है उस कंपनी का नाम क्या है? गीगा मैश जिस कंपनी ने निकाला है उसका नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है एस्ट्रोम। क्लियर। और जो एस्ट्रोम है ये चलाई जा रही है सिर्फ वुमेन्स के द्वारा, ठीक है, इसमें सिर्फ वुमेन्स ही काम कर रही हैं। और जो ये गीगा मैश है ये एक प्रोडक्ट है जो गरीबों में बहुत ही एक सस्ते रेट में बहुत अच्छी इंटरनेट की स्पीड देगा विलेजेस में। क्लियर। और इसमें एस्ट्रोम की हेल्प कौन कर रहा है? इसमें इसकी हेल्प कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इसमें एस्ट्रोम की हेल्प कर रहा है। ऐसे कौन से पहले श्रीलंकन हैं जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे हैं, ठीक है। और ये कोई ऐसा इंटरनेशनल मैच नहीं था, ये श्रीलंका में कोई लोकल मैच था, उसमें इन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे। और इनका नाम क्या है? थिसारा पिरेरा। थिसारा पिरेरा, इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे और ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। क्लियर। श्रीलंका में हमारे राजदूत कौन है? हमारे एम्बेसडर, उनका नाम है गोपाल बगले। गोपाल बगले। क्लियर। गोपाल बगले ये हमारे राजदूत हैं, कहाँ? श्रीलंका में। और आप मुझे बता सकते हैं जो फर्स्ट बैट्समैन कौन है जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे एक इंटरनेशनल मैच में? अभी तक ऐसे 3 प्लेयर हैं जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए हैं और उनमें से एक इंडियन भी है। सो पहले थे शेशेल गिब्स, ये एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। इन्होंने ये पहले बैट्समैन थे जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे एक इंटरनेशनल रन में मैच में, ठीक है। सेकंड थे हमारे इंडिया के युवराज सिंह। युवराज सिंह ये हमारे इंडिया के हैं, इन्होंने भी 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे। और तीसरे बने थे किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और इन्होंने भी 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे एक इंटरनेशनल मैच में। क्लियर। और ये तीनों बैट्समैन का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते इन ISSF वर्ल्ड कप 2021? और इस देश ने जीते 30 मेडल। सो इंडिया ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्ल्ड कप में जीते 30 मेडल, ठीक है, जिसमें कि हमारे 15 थे गोल्ड, 9 थे सिल्वर और 6 थे ब्रॉन्ज। और सेकंड पे आप देख सकते हैं सेकंड में आया USA,
फर्स्ट पे था इंडिया, सेकंड पे था यूएसए। क्लियर। और जो हमारा ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसके आपको हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे म्यूनिक में। म्यूनिक में हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको ISSF के। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, इसका इनॉग्रेशन किया गया हमारे रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने कौन से IIM में इसका इनॉग्रेशन किया? सो IIM जम्मू में आनंदम का जो इनॉग्रेशन है वो किया गया बाय रमेश पोखरियाल निशंक। और जम्मू जो है ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। क्लियर। अभी अभी नए रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? देखो ये सेक्रेटरी का पद कौन सा होता है? जैसे कोई भी एक मंत्रालय है, ठीक है, कोई भी एक मंत्रालय, जैसे कि आप फाइनेंस का मंत्रालय लगा लो, ठीक है, अगर फाइनेंस के मंत्रालय में सबसे ऊंचा पद किस ऑफिसर का होगा? देखो मैं किसी मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, अगर आप फाइनेंस के मिनिस्टर की बात करोगे वो सबसे ऊपर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर सबसे ऊपर है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी ऑफिसर की, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उसमें से सबसे ऊंचा पद होता है सेक्रेटरी का, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है किसको? मिनिस्टर को। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो रेवेन्यू सेक्रेटरी, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी अब नए कौन बने हैं? इनका नाम है तरुण बजाज। ठीक है, सो तरुण बजाज अब ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे किसको? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को। ठीक है, सो ऑफिसर्स में सबसे मतलब एक IAS ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा पद होता है ये। ठीक है, सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये आप सारी मैंने एक स्लाइड पर लिख दी हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी बने हैं अजय सेठ। ठीक है, ऐसे अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सेक्रेटरीज नए बने हैं, इनको आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है भाई RBI ने कितनी प्रोजेक्शन की है? ये हम कर चुके हैं भाई, 10.5% की प्रोजेक्शन की है RBI ने हमारी GDP की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं अभी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं है, रेपो रेट 4% है। ठीक है, बैंक रेट या फिर जिसको MSF हम बोलते हैं ये है 4.25%, और रिवर्स रेपो रेट ये भी सेम ही है 3.35%। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको 30th GD बिरला अवार्ड दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए GD बिरला अवार्ड दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को। सुमन चक्रवर्ती को ये अवार्ड दिया गया है, और GD बिरला अवार्ड्स KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। KK बिरला फाउंडेशन। ठीक है, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने प्रपोज की है एक सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम है महेंद्रगिरी? महेंद्रगिरी ये एक सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व बना है कहाँ पर? ओडिशा में। और ओडिशा में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सिमलीपर। ठीक है, जहाँ पर रिसेंटली आग लगी थी, सिमलीपर टाइगर रिजर्व, वहाँ पर अभी आग लगी थी, और ये महेंद्रगिरी ये बना है सेकंड। मेन सिंगल में मियामी ओपन 2021 कौन जीता है? मियामी ओपन ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है, और हुबर्ट हरकाज ये जीते हैं हमारा मियामी ओपन का मेन सिंगल, और ये पोलैंड के प्लेयर हैं। क्लियर, पोलैंड के प्लेयर हैं। और वुमेन्स में जीती हैं आशले बार्टी, और ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, और ये जीती हैं मियामी ओपन इन वुमेन्स कैटेगरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज टू मीन्स एडवांस के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया है फर्स्ट हाफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? ठीक है, 2021-22 के लिए, 21-22 के पहले हाफ के लिए वेज टू मीन्स एडवांस के लिए RBI ने एलोकेट किया है 1.2 लाख करोड़। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? जो राज्य हैं, राज्य की जो सरकारें हैं, वो RBI से अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए एक शॉर्ट टर्म 90 डेज का लोन ले सकती हैं RBI से। ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट क्या होगा? इस पे इंटरेस्ट लगेगा जो भी रेपो रेट होगा, और रेपो रेट इस टाइम पे है 4%। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर की ऐसी कौन सी लेक है जिसको डिक्लेयर किया गया है एज प्रोटेक्टेड वेटलैंड? ठीक है, देखो प्रोटेक्टेड वेटलैंड अलग है और रामसर साइट्स अलग हैं। क्लियर, रामसर साइट को प्रोटेक्टेड वेटलैंड के साथ कंफ्यूज मत करना। सो प्रोटेक्टेड वेटलैंड में जम्मू कश्मीर की कौन सी लेक को इंक्लूड किया गया है? यह है डल लेक,
पुरमंडल लेक, सुरनसर लेक, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सिर्फ 3 ही नहीं, टोटल आप देख सकते हैं स्लाइड पे, डल, वुलर, निगीन, मनसबल, सनासर और पुरमंडल, ये 7 लेक्स ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स में इंक्लूड की गई हैं। और आप मुझे बता सकते हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो वेटलैंड वो है रामसर साइट्स हैं, उनका नाम क्या है? एक का नाम है सुरिनसर मंसर, सुरिनसर मंसर, इसके बाद एक है होकेरा लेक, होकेरा लेक, फिर है वुलर लेक। ये 3 है रामसर साइट्स, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पर, सुरिनसर मंसर लेक, होकेरा लेक, वुलर लेक। The board of Britannia Industries have appointed whom as company's additional director? एडिशनल डायरेक्टर बने हैं उर्जित पटेल, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। क्लियर? 2023 के मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कौन होस्ट करेगा? इट विल बी होस्टेड बाय उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में ये होंगे। क्लियर? 2023 के मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके बाद कौन सी ऐसी नगर निगम है, कौन सी ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उत्तर प्रदेश की जो अपने बॉन्ड्स इशू कर रही हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और इन्होंने 150 करोड़ रुपए रेज किए हैं इस प्रोसेस के द्वारा। सो पहले आपको याद होगा अभी लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये किया था, लेकिन इस बार ये किया है गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। क्लियर? लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये पहले कर चुकी है और गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बार ये किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें हमारे इंडिया का क्या रैंक है? सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये बताता है भी जो मेल एंड फीमेल्स हैं उनमें जेंडर गैप कितना बढ़ रहा है। सो इसमें हमारे इंडिया का रैंक है 140। टोटल 156 कंट्रीज़ को रैंक किया गया और हमारा इसमें बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन था। और इस इंडेक्स में फर्स्ट कौन आया? इस इंडेक्स में फर्स्ट आया आइसलैंड, आइसलैंड। और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इट इज़ गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये इंडेक्स दिया है। एक किताब है सनातन, सनातन किताब के लिए सरस्वती सम्मान अवार्ड 2020 का किसे दिया गया? जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है ये इंडिया की हर एक लैंग्वेज के लिए मिलता है, और जो ये सनातन है इसके लिए सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया एक मराठी लेखक को जिनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। और कौन सी बुक के लिए? सनातन के लिए। ठीक है, ये एक मराठी बुक है, इसके लिए मिला। और एक होता है व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान दिया जाता है किसके लिए? ये हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। क्लियर? और हिंदी लैंग्वेज के लिए व्यास सम्मान 2020 का किसको मिला? ये मिला शरद पगारे को, शरद पगारे। क्लियर? शरद पगारे की एक बुक है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उसके लिए व्यास सम्मान दिया गया शरद पगारे को। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ? सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक $1 बिलियन का लोन लिया है किससे? JBIC से। क्लियर? और जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन कौन है? सो आपको पता ही होगा दैट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका एक चेयरमैन होता है और 4 होते हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स। क्लियर? सो आपको चेयरमैन का नाम तो 100% याद होना चाहिए। इनका नाम है दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा। क्लियर? दिनेश कुमार खरा ये है चेयरमैन SBI के, और 4 जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक है इनमें से CS शेट्टी, अश्वनी भाटिया, एक है इनमें से अश्वनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन, ऐसे 4 हैं। सो चारों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, लेकिन चेयरमैन का नाम तो मस्ट है। ओके, दिनेश कुमार खरा। येस बैंक ने रिसेंटली येस असेंस प्लस लॉन्च किया है, और ये किन को सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए येस बैंक ने लॉन्च किया है येस असेंस प्लस। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने रिसेंटली इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और ये प्लेटफॉर्म कितने डिजीज़ को, कितने रोगों को ट्रैक करेगा? ये
ये 33 अलग अलग रोगों को जो है ये ट्रैक करेगा। क्लियर, 33 डिजीज को ये ट्रैक करेगा। सो इसके बाद हमारे शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट डेज। सो फर्स्ट है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, और इस बार इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। वर्ल्ड ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, और इस बार इसकी थीम थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। क्लियर, आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है भाई इसमें जो हमारी थीम है उसमें क्या है, तो आप पेपर में जो हमारा एग्जाम होगा उसमें आप एमसीक्यू के ऑप्शंस देखकर एलिमिनेट कर पाओगे। क्लियर, सारी ना याद करो, लेकिन आपको कुछ कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ऐसे कर। क्लियर, इसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को, और परसिवेरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस थी इसकी थीम। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। इसके बाद आया नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और इस बार इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। अच्छा, ये तो नेशनल मैरीटाइम डे है। अगर मैं आपसे पूछूं दैट वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे। सो वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये मनाया जाता है 24 सितंबर को, 24 सितंबर को। क्लियर, और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लंदन में। ओके, लंदन में इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। क्लियर, सो ये था हमारा अप्रैल का पार्ट 1। बहुत जल्द मिलते हैं अप्रैल के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड, एंड रिमेंबर, अगर आप किसी भी अगर आप वीडियो की जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको चैनल के बारे में हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी। क्लियर, सो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाएं और जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड।